ओके, अंकुर। अंकुर युवराज, इनकी ये कॉपी है। ओके, तो ये देखिए आप अपना नाम भी नहीं लिखे हैं पीडीएफ पे, है ना? ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैसे होगा ऐसे? ठीक है, कम से कम नाम वगैरह लिख दें। देखिए ये क्वेश्चन पहले देखते हैं कॉपीज में क्या गलतियां हैं, उसके बाद कुछ बड़ी बेहतरीन कॉपी लिखी गई है उसके बारे में बताया जाएगा, और फिर एक कैसा आंसर होना चाहिए था। इस प्रकार के प्रश्नों में किन बिंदुओं की चर्चा होनी चाहिए थी, इसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है? फिर अंत में आपको भी बोलने का, पूछने का मौका दिया जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए पहला सवाल था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 8 का था, आपको बताना था कि उनकी क्या भूमिका रही थी, सिंपल था। अब इनके द्वारा जो लिखा गया है, समझिए, पहले भी जब 2-3 टेस्ट हम लोग बात किए हैं, इस पर डिस्कशन किए हैं, तो बताया गया था कि आपको टू दी पॉइंट रहना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, शब्दों को एकदम संतुलित मात्रा में खर्च करना है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पे थोड़ी कमी है। बात जो है घुमा फिरा के लिखा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। अब ये क्या लिख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी को हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में। जीवन के प्रारंभ में वे मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित थे, बाद में गांधीवादी एवं राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रभाव में आ जाते हैं। उनकी प्रमुख भूमिका सर्वोदय 1950 दशक में तथा संपूर्ण क्रांति 1970 के दशक में थी। ये देखिए एक भूमिका लिखने का प्रयास किए हैं, लेकिन आप गौर कीजिए ये मात्र 8 नंबर क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कहीं आपको ये नहीं कहा गया है कि आप उनका पूरा उनकी जीवनी का विवरण दें या उसका मूल्यांकन करें। इस प्रकार का सवाल रहे तब आप इधर उधर की बातें कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक जो है सीधा 1920 और उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका बतानी थी। कुछ नहीं समझ में आता है तो सिंपली आप भूमिका में ये लिख सकते थे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सिंपल छोड़ सकते हैं इतना पे भी, है ना? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसमें ये मार्क्सवादी विचारधारा, संपूर्ण क्रांति, इन सब का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या होगा कि पहले अगर आप इधर उधर की बातें बना चुके होंगे और फिर जब आप मेन फैक्ट पे आएंगे ना, तो उसमें भी आते आते भी आपके बहुत सारी समय जो है बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। शुरुआती दौर है अभी, इस तरह की गलतियां होनी स्वाभाविक है। सिंपल जो पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट आप यहीं पे जब क्वेश्चन देखें वहीं ब्लूप्रिंट बना लीजिए। ठीक है, जैसे जेपी की भूमिका क्या रही होगी 1942 में, बना लीजिएगा। पहला तो गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखते हैं, आजाद दस्ता का फॉर्मेशन करते हैं। 1942 के समय में जो युवा वर्ग है, ठीक है, जिनको मतलब गांधी जी के चले जाने के बाद या कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं उनके चले जाने के बाद जो वो युवा वर्ग है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। तो ऐसी परिस्थिति में युवाओं का उचित मार्गदर्शन करते हैं, है कि नहीं? एक क्रांति का स्वरूप देते हैं उसको, सशक्त क्रांति का, है कि नहीं? इन सब चीजों का आपको चेक करना था 1942 में, तो यही सब हुआ था ना, आपको आगे पीछे का बात नहीं करना है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बात जो है अंत में जाकर 1-2 पॉइंट वो ठीक भी लिखे हैं, जैसे में देखिए भूदान आंदोलन ये सब जोड़ दिए हैं, इसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिए, जो डिमांड है उसके अनुसार ही, हो सके तो आप कम ही लिखिए आंसर। ठीक है, फिर अगला देखिए राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की प्रमुख विशेषता। सिंपल क्या है, आपको राम लोहिया के बारे में बताना है, 1 लाइन 2 लाइन। फिर समाजवाद को लेकर उनकी के क्या विचार थी उसके बारे में बताना है। अब इसमें भी है, शुरुआत में काफी बात बनाया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना? और थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, है ना? आप सोचिए कि इस तरीके की कॉपी आपकी मिलती है, ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। अब इसको आप थोड़ा अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, भूमिका जो है आप कैसे यहाँ पे लिख दें, और उसके बाद अगर उनके विचारों को आपको प्रस्तुत करना है, तो विचार में क्या होगा, एक बार यहाँ पे सामने गोल बना के इसमें विचार लिख दीजिए, और इस तरीके से ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको ऐड करना होगा। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज आएंगी, कुछ अलग आपका कॉपी नहीं रहेगा, तो कंटेंट में भी प्रॉब्लम है आपके कॉपी में, विशेष करके थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और उसको प्रश्न के अनुरूप लिखने की कोशिश करें। ठीक है, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, सारे प्रश्नों को भी नहीं लिखे हैं आप, है ना? तो
ये दिक्कत तभी आती है जब आपके पास समय का उचित प्रबंधन नहीं होगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट अगर सही रहेगा तो आप लिख पाएंगे। अगर अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपने पीटी के टाइम में कुछ तो उस विषय के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जैसे सोचिए कि एक क्वेश्चन था आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में, है ना। उनको भारत रत्न मिला है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, उनके विचारों के बारे में भी नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन दिया गया था कि उनकी क्या उपलब्धि रही है, आप सिंपली गिना देंगे, है ना। 1942 के समय में जो है वो क्रांति में भाग लेते हैं, पहला उपलब्धि ये है उनका, है कि नहीं। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री रहते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 71 में, 77 में। फिर बताइएगा, मुख्यमंत्री बनने से पहले जो है वो वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए। उसके बाद आप बताइएगा कि शराबबंदी करते हैं, फिर समाज में समानता स्थापित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं, मुंगेरी लाल आयोग के बारे में बताइएगा, है कि नहीं। शराबबंदी के बारे में बताइएगा, इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म करते हैं। यही सारी तो उपलब्धियां हैं, और अंत में निष्कर्ष दे दीजिएगा कि उनकी इन उपलब्धियों के कारण ही 2024 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बताइए, इससे बेहतर उत्तर आप क्या लिखेंगे इसके बारे में। और ये सारी चीजें पीटी के टाइम में जो आप पढ़ेंगे वही है, एक भी लाइन इधर उधर की नहीं है ना। समझ रहे हैं। तो आपने जो भी अपना पहले पढ़ रखा है उसको समेटने की कोशिश करें, और उसको ही बस शब्दों में पिरोना है। अगर आपके पास साहित्यिक अंदाज, आपकी लेखनी अगर अच्छी नहीं है तो आप पॉइंट्स में लिखिए। अगर आपकी लेखनी अच्छी है तो पॉइंट्स के साथ साथ कुछ पैराग्राफ्स भी बनाइए। ठीक है जी, ठीक है सर, हम संक्षिप्त में ही लेंगे क्लास। ओके, देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका आपको बतानी थी। इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, इसको पहले आप थोड़ा तोड़िए, है ना। तो क्या समझ में आता है, 1940 की भारत छोड़ो आंदोलन, पहला भाग ये है, और फिर दूसरा भाग है बिहार की भूमिका। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करना है। अब इसमें समझिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में आप इस क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हैं। आप इसमें आप कारण बता सकते हैं, है कि नहीं। शुरुआत में किस तरीके से आंदोलन की प्रगति रही वो बताएंगे। क्या बताइएगा इसमें प्रगति के बारे में, यही बताइएगा कि 1942 के आसपास जो है कांग्रेस का वर्धा समिति का जो सम्मेलन हुआ है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। उसके बाद आप बताइएगा कि 8 अक्टूबर को ग्वालियर टैंक में जो है गांधी जी का आह्वान किया जाता है, करो या मरो का नारा दिया जाता है कि नहीं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है प्रथम श्रेणी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का आप जो है पृष्ठभूमि, उसके बारे में आप कुछ जिक्र कर चुके हैं। अब फिर आज बिहार की भूमिका, है ना। ये आपको आधे से एक पन्ने में 1942 की क्रांति के बारे में बताना है, और सीधे फिर बिहार की भूमिका आ जाइएगा। बिहार की भूमिका में क्या क्या बात कीजिएगा, तो बिहार में क्या क्या हुआ था सबसे पहले बात कीजिएगा आप। बिहार में किस तरीके से इसका प्रसार हुआ, प्रमुख नेता कौन थे, तो इसमें आप राजेंद्र प्रसाद का नाम दीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है। अब 11 तारीख को देखिए सचिवालय हत्याकांड हो रहा है, गोलीकांड हो रहा है, उसका आपको विस्तृत चर्चा करना, एक पैराग्राफ लिखना है आपको। उसमें WG आर्चर का जिक्र करेंगे आप, 7 लोगों को उसमें जो है गोली मार दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर आजाद दस्ता का भूमिका आ जाता है, मतलब जयप्रकाश नारायण पे आ जाइएगा एक पैराग्राफ के बाद। फिर उनका चर्चा कीजिएगा, उनके बारे में बताते हुए आजाद दस्ता कैसे बनाते हैं, नेपाल के राजबिरास जंगल जंगल चले जाते हैं, बकरी की टापू पे जो है अ, उसका रखा जाता है, हेडक्वार्टर बनाया जाता है ना। फिर उसके बाद क्या भूमिका रही, किस तरीके से आजाद दस्ता जो है प्रगति करता है, बम फोड़ना है या फिर जलाना है, सरकारी दस्तावेजों को आग के हवाले कर देना है, इन सब चीजों का जिक्र करते जाइएगा। फिर महिलाओं का अगर योगदान आपको याद आ रहा है तो वो दे सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अंत में कुछ पैराग्राफ आप इधर उधर की बातें कर सकते हैं। किसानों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा, छात्रों का रहा, है ना, वकीलों का रहा, जो दिमाग में आ रहा है एक डायमेंशन बना के दे सकते हैं। छात्रों की क्या भूमिका रही होगी, छात्रों की भूमिका रही होगी उसको विकराल और प्रसार देने में, है ना। महिलाओं का योगदान आप उसमें लिखेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार में 1857 से 1947 तक पश्चिमी शिक्षा का विकास। ठीक है, अब देख यहाँ पे पहले तो भूमिका में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अभी इस क्वेश्चन में विशेष क्या किया जा सकता है ये समझिए। बीपीएससी में आप गौर करेंगे, जब से मेंस शुरू हुआ है ये क्वेश्चन जो है उसका फेवरेट है ना कहीं हर दूसरी बार ये सवाल देता है, तो सभी का ये क्वेश्चन तैयार ही रहता है। तो आपको इसमें कुछ अलग करेंगे तब तो आपको 19, 20, 22 भी मिले, कुछ तो करेंगे इसमें, है ना। क्या क्या किया जा सकता है ये समझिए। एक बेहतर भूमिका दी जा सकती है। ठीक है, भूमिका में किन चीजों का जिक्र करेंगे,
सबसे पहले बताइएगा कि ठीक ही लिखे हैं, प्राचीन के काल के बारे में आप ठीक बोल लिखे हैं कि बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र है। फिर मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणताओं के कारण शिक्षा के स्थिति में कुछ पतन अवश्य हुआ, परंतु फिर भी सूफी तथा भक्ति आंदोलन मतलब सूफी तथा भक्ति कवियों के द्वारा शिक्षा का या धर्म शिक्षा का जो है यहाँ पर प्रसार किया जाते रहा। फिर इसमें आधुनिक काल में आ जाइएगा कि आधुनिक काल में भी औपनिवेशिक शासक ने अपने हितों से प्रभावित होकर बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर पैराग्राफ में अब प्राचीन काल और फिर मध्यकाल का चर्चा करेंगे और पैराग्राफ चेंज करते हुए पश्चात शिक्षा और आधुनिक काल पे आ जाइए। समझ रहे हैं आप, है कि नहीं? सीधा आप डिमांड पे आ गए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी सबका मसाला सेम ही होगा, है ना, सब लोग वही लिखेगा। 1813 से भारतीय शिक्षा का नींव पड़ता है ना। कुछ लोग तो और भी पीछे चले जाते हैं ना, जैसे आज मैं कॉपी चेक कर रहा था, बहुत बेहतर लिखा हुआ था, मुझको नाम नहीं याद है, उसमें वो संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनारस में खुला था जोनाथन डंगन के द्वारा, उसका भी चर्चा कर रहे हैं वो। फिर कलकत्ता में मदरसा स्थापित होता है 1791 में, उसका चर्चा कर रहे हैं। ललन बता रहे थे कि आपको उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करनी होगी। मैं वही कह रहा था कि आप संस्कृत कुछ प्रमुख स्थानों का जिक्र करते हुए वहां पे जिला स्कूल या कुछ स्कूल खोलने का जो है प्रावधान किया गया था, विद्यालय खोला गया था, बस। उसके बाद आपको सीधा 1857 में आ जाना है। लेकिन 1857 से पहले जो है वुड्स डिस्पैच का अगर चर्चा नहीं कीजिएगा तो कैसे पूरा होगा? ये सबसे बड़ा, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये है तो 1857 से पहले, लेकिन आपको इसका चर्चा तो करना पड़ेगा। इसी के कारण, वुड्स डिस्पैच के कारण ही तो बिहार में विश्वविद्यालय खुला है, धनबाद में खोला गया माइंस का स्कूल, उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी प्रगति हुई है उसको अपने जो पीटी में आप जो भी याद करते हैं उस तरीके से कम 10 फैक्ट डाल दीजिए उसमें। फिर अंत में जाते जाते ये भी लिखेंगे कि सरकारी प्रयास के अलावा भी व्यक्तिगत तथा, है ना, समूह के रूप में भी जो है बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें आप आर्य समाज का जिक्र कीजिएगा, है ना। उसके बाद आप उनका जिक्र कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो चलाया गया था रामकृष्ण मिशन, उसका जिक्र करिएगा। फिर मुस्लिम शिक्षा के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे उसका एक दो जिक्र कीजिएगा। ठीक है, फिर क्रिश्चियन धर्म जो है उसके द्वारा भी कुछ प्रयास किया गया है, कुछ स्कूल खोले गए हैं, इन सब का जिक्र करते हुए। और इस क्वेश्चन में जो है अगर आपको मूल्यांकन कहता है तो उसमें आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दिखाते हुए कि पाश्चात्य शिक्षा से क्या क्या सकारात्मक पक्ष निकल के आए और उससे क्या कुछ नकारात्मक पक्ष भी निकल के आए, ऐसा करते हुए आप प्रश्न का अंत कर देंगे, है कि नहीं? अब देखिए, ये इसका मेन कहते हैं ना कि मसाला हुआ ये, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें और क्या स्पेशल कर सकते हैं? अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें मैप बनाइएगा। ठीक है, मैप बनाइएगा, 2 मैप बनाना है। ठीक है, आपको 4 पेज में जाना है तो आप 2 मैप बनाइए। पहले पेज में 1853 सॉरी 1835 और 1857 के आसपास जो शिक्षा का घटनाक्रम हुआ है बिहार में, उसको दर्शाइएगा। विभिन्न स्थानों पर जो जिला स्कूल खोला गया है, वो विश्वविद्यालय खोला गया, उसका चर्चा कीजिएगा। फिर अगले पेज में जैसे ही आप पूसा और वो धनबाद, पटना, इन सब का जिक्र करेंगे तो फिर अगले मैप में वहां जाइएगा और मैप में दिखाइएगा उसको, और वहीं पे आपको लिख भी देना है। ठीक है, तो अगर आपके लेखनी में अगर कोई समस्या होगी तो मैप में ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, पेज भी भर गया, सारी चीजों को आपने डिनोट भी कर दिया और नंबर भी मिल गया। अब ये समझिए कि ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस में से था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर आप कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, कुछ विशेष नहीं करेंगे, तो वही फिर इसमें इस प्रकार के सवाल में भी अगर आपको एवरेज मार्क मिल गया तो फिर ये समझिए कि कहीं ना कहीं नुकसान है कि नहीं? आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो इन सब चीजों पे तो हम लोग चाहेंगे कि आप विशेष करके जाए, है ना। यही सारी बारीकियां हैं जहां से आप मार्क्स ले सकते हैं, इसको आप जरूर लीजिए। ठीक है, इसमें जो है बहुत लैग था, ठीक तरीके से नहीं जिक्र किया गया था इन चीजों का, ऊपर से 2 ही पेज लिखे भी थे, तो मतलब सारा फैक्ट भी नहीं डाला गया था, इसलिए मार्क्स मिला है लेकिन कम मिला है। ठीक है, ये किनकी, हाँ, अश्वनी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर टिंकनी, देखिए, संक्षिप्त चर्चा आप कर सकते हैं। और देखिए, एक हाँ चीज और जी, समझिए, कलकत्ता हाँ विश्वविद्यालय वगैरह की जब आप लोग बात करते हैं तो आप ये क्यों समझते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है
वो बाहर था। आप गौर कीजिए कि शुरुआती दौर में, ठीक है, 1911 तक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में जो प्रश्न था, उसमें उन्होंने तक्षशिला का भी वर्णन किया था। अब वार्ता नहीं नजर आएगी तो नंबर नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। म्यूट कर लेंगे, ठीक है, जी जी ड्रामा जी सीरीज। जी ओके, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ये किनकी कॉपी थी ये? हेलो सर। ठीक है, आ गई। बिल्कुल। देखिए, ये कॉपी है अंजलि कुमारी की, सॉरी काजल कुमारी की ये कॉपी है क्या वो यहाँ ग्रुप में? हाँ सर देखिए मैं, हैं। ओके ओके, ठीक है मैम, है ना, कुछ मैं संक्षिप्त में आपकी कॉपी को देख के बता देता हूँ, ठीक है। जी सर। जो चीजें मैंने इससे पहले अंकुर की कॉपी थी शायद, वो उसके उसमें जो भी रिव्यू किया गया था, वो सारी चीजें तो आपको ऐड करनी ही चाहिए। इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे आप गौर कीजिए, कर्पूरी ठाकुर में आपने एक बेहतर प्रयास किया है, ठीक है, कुछ तो बढ़िया लिखने की कोशिश की है। लेकिन इसमें आप गौर करेंगे कि जैसे आपने लिखा है कि वह बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके। अब जैसे ही 2 बार लिखे तो आपको साल डिनोट कर देना है। मैंने हमेशा कहा है कि संक्षिप्त जो क्वेश्चन होता है 8 नंबर वाला, उसमें आप जितने फैक्ट्स डाल सकते हैं आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, ठीक है। साल आपको डिनोट करना होगा, ठीक है। जहां जहां फैक्ट आप डाल सकते हैं उसको डालते जाइए। मैंने जैसे लास्ट टाइम याद कीजिए, जब 1773 के एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये एक पॉइंट लिखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के रूप में परिवर्तित किया गया, और इतना लिख के वो छोड़ दिए थे। वहीं मैंने आपको बताया था कि वहीं आपको एक पॉइंट ऐड करना है कि वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। फिर कुछ लोगों ने लिखा था कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वहीं मैंने आपको बताया था कि आप एडिशनल फैक्ट में उसके चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे का नाम लिखेंगे, है ना। यानी ये फैक्ट्स ऐड करने से क्या होगा, आप ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन आपने अगर ये फैक्ट्स ऐड कर दिया तो मार्क्स देने वाले की मजबूरी हो जाएगी, है ना, कि उनको लगेगा ना कि आपको उस क्वेश्चन की बारीकियां भी पता है कि नहीं। और आप सिंपल सोचिए ना कि ये लिखना मुश्किल है, फैक्ट्स तो आपने पीटी में याद कर ही रखा है कि नहीं। फैक्ट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कहाँ करना है मेहनत, वो तो आपने पीटी में याद कर रखा है। तो आपको यहाँ बस उसको जोड़ना है, लिखना है, यही कलाकारी करनी है, ठीक है। तो जो चीज आप लोगों ने पहले कर रखा है वही मिस कर जा रहे हैं। फैक्ट्स ऐड करते जाइए, जहां हो सके जोड़ते जाइए, ठीक है। उन्होंने आरक्षण पर बल दिया, अब आरक्षण का जिक्र किया है आपने, लेकिन वहीं पर आपने अगर मुंगेरी लाल आयोग का नाम जिक्र कर दिया होता, या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते थे, अगर मान के चलिए मुंगेरी लाल आयोग का नाम नहीं याद है आपको, तो ये लिख सकते थे कि इनकी आरक्षण नीति ने आने वाली मंडल कमीशन, है ना, मंडल कमीशन भी आरक्षण से जुड़ा हुआ था, तो उसकी नीतियों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है कि नहीं। यही चालाकियां हैं, ठीक है। आप इस आईएएस पीसीएस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग आपको एक बेस्ट आंसर, बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाएगा उसको तो बताएंगे ही, लेकिन एग्जाम तक, है ना, अप्रैल तक जाते जाते वैसे प्रश्नों को भी डील करना सिखा देंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता हो, ठीक है। जिसके बारे में आपने नहीं सुन रखा होगा उसको भी किस तरीके से लिखा जाए, उतना कैपेबल बन जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी जो भी चीजें बताई जाती हैं उसको आप लोग हर अगले टेस्ट में ऐड ऑन करते जाइए। जैसे लास्ट टाइम आपको फैक्ट्स ऐड करने बोला गया था, अब फिर इस टेस्ट में वही बातें बताई जा रही हैं, है ना। इन चीजों को अपने तरफ से ध्यान दीजिए। जो लोग अपना आंसर ठीक से नहीं लिख पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको विशेष अभी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप समझिए, बहुत लोगों का ऐसा क्वेरी आता रहता है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, पूरा नहीं हो पाता है, आंसर नहीं लिख पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। आप समझिए कि आंसर राइटिंग है क्या, ठीक है। आप जो है, एक थॉट है पहले, वो थॉट आपके दिमाग में बना, ठीक है, और उस पे आपने मंथन किया, सोचा, विचार किया, और फिर वही थॉट आपके हाथ से कलम के द्वारा एक पेज पे आ जाता है, ठीक है। आप सोचिए कि अगर आपके दिमाग में थॉट ही नहीं है तो कलम से क्या लिखेंगे आप कागज पे, ठीक है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो थॉट बनना, उसके बारे में विस्तृत जानकारी होना, ठीक है। जैसे ही वो होगी तो अपने आप आपके कॉपी पे दिखने लगेगा, है ना। हो सकता है शुरुआती दौर में थोड़ी इधर उधर चीजें लिखी जाए, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे जो आने लगेगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उस पर मंथन करें, उस पर विचार करें, उस पर सोचें, है ना। सिर्फ वो पढ़ के खत्म कर देने से नहीं होगा, उसको लिख लिए उससे नहीं होगा, है ना। उस पर आपको सोचना पड़ेगा, आप और क्या क्या विशेष कर सकते हैं, पश्चात शिक्षा में और क्या विशेष ऐड किया जा सकता है अपनी तरफ से, है ना। तब जाके, है ना, वो रैंक्स में आएंगे आप, ठीक है। इस बार तो बहुत बेहतरीन पोस्ट है, उसके लिए आपको फाइट करना होगा, ठीक है। जहां फैक्ट हो सके उसको जोड़ते जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया ये समझिए, ठीक है।
मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 से 1947 तक पश्चिमी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के विकास का विश्लेषण करें। अब देखिए, मैं भूमिका पढ़ के सुनाता हूँ। क्या लिखे हैं? बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय शुरू से ही आकर्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहे हैं। अब पश्चिमी शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का विकास 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब समझिए कि इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, आपको इसमें जुड़ाव देना है। हर 2 पैराग्राफ में एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं किताबों में, है ना, तो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए कि आप सेकंड थर्ड पैराग्राफ से ही कहानी शुरू करते, पहला दूसरा छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, बारंबारता में चीजें रहती हैं। आप लोग कोशिश करें कि आपके हर पैराग्राफ में, हर पॉइंट में जो है एक कहते हैं ना कि जुड़ाव महसूस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ऊपर जो गया है उसी से नीचे बातें कही गई हैं। आपने प्राचीन काल के बारे में यहाँ जिक्र किया है, मध्यकाल और नवीन शिक्षा जो अंग्रेज आए हैं उनका जिक्र ही नहीं किया, और सीधा आपने फैक्ट्स जो है पश्चात शिक्षा के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो पहले आप उसको थोड़ा जोड़िए, है ना? इन सब चीजों का ध्यान देंगे तो और बेहतर होगा। उसके देखिए 1835 में बेंटिक ने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया। तो बेंटिक जो है उस समय वाइसराय थे, लेकिन जो है मैकाउले की शिक्षा नीति की होती है। तो उतना लिंक करने में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, स्पेस भी लग जाएगा। ठीक है, प्लीज सर। हाँ। और 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आप सिंपल फैक्ट्स लिख के आ जाएंगे, वही पर्याप्त होगा। ठीक है, मैप अगर बना सकते हैं तो और बेहतर होगा। ओके सर। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा के बारे में बोला गया था, तो इन्होंने साल जो है वो 1902 लिखा था, जबकि ये 1903 है। तो अगर इस तरीके की कोई फैक्चुअल गलतियां हैं आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मैप बनाया जा सकता था इस क्वेश्चन में, अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैप ऐड करना है। ठीक है, उसका नील विद्रोह, इसके बारे में बात किए थे, ठीक किया गया, लेकिन मतलब सिंपल फैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन उसको भी आपको उचित तरीके से लिखना है ना? ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख के आ गए। मैंने आपको जो 8 नंबर वाला प्रश्न होता है उसके बारे में आपको एक बात बताई थी, एक 5 पॉइंटर्स है ना, एक हाथ वाला रूल बताया था। उसमें क्या होता है कि जो पहला पॉइंट था ना, थंब, वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपना 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो हो वो कुछ बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, आपके बाकी सारे पॉइंट्स को उसको, है ना, एक्सप्लेन करना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बाकी चीजें, उन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। पूरा पूरा प्रश्न पूरा करें, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक बढ़िया कॉपी दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये किनकी कॉपी है? पढ़ना प्रवाह है क्या? मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, वो नहीं है। आप देखिए पहले इनका प्रेजेंटेशन देखिए। ठीक है, बात तो उतनी ही कर रही है ये जितना बाकी लोग करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन देखिए। ठीक है, पहले ये भूमिका लिखी है, फिर जयप्रकाश नारायण का जो रोल है उसको देखिए सिंपल पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए 5 पॉइंट। और उसके बाद ये रिवॉल्यूशनरी अप्रोच बाय जेपी, जो भी एडिशनल फैक्ट उनको याद था ना, जो भी पीटी के टाइम में पढ़ी है सब लिख दी हैं। बकरी की टापू का जिक्र कर दी हैं, 1906 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है उसका जिक्र कर दी हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसके लिए कोई स्पेशलिटी की जरूरत नहीं है, जो भी पीटी के टाइम पढ़ी थी वो उन सबको इसमें ये ऐड करते चली गई हैं। बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें इनको 6 नंबर मिला है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सेप्शनल आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें अचानक 3 नंबर क्यों मिला है? क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का की फीचर्स, विशेषताएं क्या थी? अब इसमें वो प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन बात जो है ना घुमाया गया है। ठीक है, इधर उधर की बातें की गई। इसमें एकदम टू दी पॉइंट लिखा था इन्होंने, इसमें थोड़ा इधर उधर घुमा दी है, इस वजह से कुछ मार्क्स जो है इनका डिडक्ट हुआ है। ठीक है, बट फिर भी ठीक था ये। ठीक है, फिर कर्पूरी ठाकुर के बारे में वही सेम चीजें जो मैंने आपको बताया था, पीटी के टाइम इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर रहे, सोशलिस्ट लीडर रहे हैं। फिर 26% आरक्षण का जिक्र कर दिए हैं, मुंगेरी लाल आयोग का जिक्र कर दिए हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए बहुत चालाकी से क्या लिखा है, इन्होंने मंडल कमीशन के
में जिक्र कर दिया है कि मुंगेरी लाल आयोग या कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो आरक्षण के क्षेत्र में जो भी प्रावधान किए गए, वही मुंगेरी लाल आयोग के, है ना, प्रावधानों का कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनी। ठीक है, उसका जिक्र कर दिया। फिर उन्होंने पंचायतों को स्ट्रेंथन करने, शालीनता भरा जीवन जीना, ये सब उनकी उपलब्धियां बताई हैं। ठीक है, तो पीटी के टाइम में जो भी पढ़ा गया है उन सबको आपको ठीक से यूज करना है। ठीक है, ये समझिए। फिर ये क्वेश्चन है वेस्टर्न एजुकेशन वाला। इन्होंने देखिए शुरुआत उसी तरह भूमिका दी है प्राचीन, मध्यकाल और मॉडर्न। ठीक है, इन सबको लिंक करते हुए इन्होंने लिखा है। फिर देखिए एक संक्षिप्त पैराग्राफ 1813 1835 का इन्होंने जिक्र कर दिया है। और मेन जो है, जैसा कि अभी कह रहे थे कि 1857 के बाद की ही चीजें लिखनी है, तो लिखी 1857 के बाद की ही चीजें हैं, विस्तृत चर्चा उसका ही किया गया है, लेकिन संक्षिप्त में इन्होंने ये सब बता दिया है। अब यहाँ से जो है ये अपने प्रश्न की मेन डिमांड पे आ गई है। 1758 से 1812 पहला फेज इन्होंने ये जिक्र किया है। फिर 1813 से 1853, फिर 1854 से 1900, इस तरह से करते हुए इन्होंने जिक्र कर दिया है। ठीक है, मैप। और देखिए सिंपल फैक्ट डाल दिए, साल लिख के सामने क्या हुआ था उस साल में उसका जिक्र कर दिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। यही अप्रोच रखना है आप लोगों को भी। ठीक है, एक मैप बना दीजिएगा तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा, बूस्ट कर देगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार की क्या भूमिका रही, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अभी देखिए आपका फिर एक और क्लास होने, हाँ जी बोलिए राहुल, आपको कुछ कहना है क्या? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया कॉपी था आपका। ठीक है ना, अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं आपको। यहाँ पे आपके कॉपी को अगर डिटेल में रिव्यू किया जाता है, आपकी कमियां बताई जाती हैं, तो ये सिंपल समझिए, ठीक है, कि ये आपका कुछ बेहतर होने का है, इसलिए ये सारी गलतियां बताई जाती हैं। ठीक है ना, अभी 3 महीना, लगभग 2.5 महीने का समय है। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, इतना समय है अभी। ठीक है ना, तो यहाँ निराश नहीं होना है। अगर आपको स्ट्रिक्टली कुछ गाइड किया जाता है तो उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, लिया कीजिए। ठीक है, ठीक है। ये देखिए अंकुर आपकी कॉपी है। लास्ट टाइम भी आपकी कॉपी अच्छी थी, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, इसमें एक एक बढ़िया लिखे हैं। क्वेरी आ रहा है हाँ कि देखिए, जिनकी कॉपी नहीं मिली है अभी तक, वो कॉपी चेक हो रही है, वो कॉपी कल तक सबको मिल जाएगी। हम लोग बहुत फास्ट चेक करके दे देते हैं, वो सरस्वती पूजा के कारण कुछ जो है कि वो लेट हुआ है। सबको सारी कॉपी मिल जाएगी, कोई भी कॉपी बचेगी नहीं। एक एक करके चेक होके आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ये सरस्वती पूजा के कारण थोड़ा सा लेट हो गया था। देखिए राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का जब ये जिक्र करे, बाकी लोग भी देखें इन चीजों को, तो ये देखिए गांधीवादी विचारधारा से और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, लेकिन उनका एक अलग समाजवाद था। ठीक है, वो पश्चिमी समाजवाद जो है यूरोप में, उससे कहीं ना कहीं अलग है। अब इस चीज को लिख के समझाना था, लेकिन ये शॉर्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके से कितने अच्छे से इन्होंने यूज किया है चार्ट का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है। ठीक है, इसको ही आप लिख सकते थे कि राम मनोहर लोहिया जो है वो कहीं ना कहीं गांधी जी की अहिंसात्मक प्रवृत्ति तथा मार्क्सवाद का जो सरकारी नियंत्रण की नीति है उससे प्रभावित थे, परंतु उन्होंने इन सब का, है ना, उसका एक बीच का रास्ता निकालते हुए समाजवाद का, है ना, प्रारूप तैयार किया। अब इसको आप शब्द में लिखेंगे, उससे अच्छा है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिए, जल्दी बन भी गया, देखने में भी अच्छा लगेगा, मार्क्स भी बढ़ेगा। ये एक्स्ट्रा 0.5 जो है ये आपको इन चीजों के लिए मिला है। ठीक है, ऐसे ही मार्किंग होता है, आप गौर करेंगे, आप टॉपर्स की कॉपी देखिएगा, वहां पे आपको पहले 10 नंबर मिला हुआ दिखेगा और फिर वहीं पर्टिकुलर अलग से 8 नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मार्किंग होती है। इन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखें, बाकी लोग भी इन सब चीजों को ऐड करने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है, बाकी कुछ रिव्यूज और होंगे तो मैं इसमें और आपको लिख के दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एक चीज है, पूना पैक्ट है ना, पूना पैक्ट में आप गौर करें, अंकुर है ना, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अंकुर हमें ये यस सर। बताइए कि पूना पैक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हुए थे? उसमें यही हुआ था ना कि जो अंबेडकर हैं वो दलित वर्ग के लिए आरक्षण का मांग कर देते हैं। ठीक है, और वो सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबलीज में वो सीट रिजर्व करने के लिए कहते हैं। ठीक है, उसमें कहीं भी सरकारी संस्थानों में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान उसकी बात नहीं हुई थी, वो है कि नहीं? फ्लो में शायद लिखा गया हो, हाँ सो तो बिल्कुल, मुझे ठीक पता है, तो मैंने इसीलिए आपको ये फैक्ट चेक लिख दिया है। ठीक है ना, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना, हम लोग देखिए हर एक लाइन हर एक शब्द को देख के पढ़ते हैं। ठीक है, और इस ऐसे ही मार्क्स आपका इंक्रीज भी होगा अगर ये बारीकियां आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, पुनः पैक्ट आपको पता था, लेकिन
फ्लो में लिखा गया, ठीक है। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंबेडकर का, हाँ देखिए इस चीज में मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ आपको सिंपल अंबेडकर के बारे में बताना था, उनकी जो विचारधारा थी समानता को लेकर, उस पर आपको जिक्र करना था। अब इसमें आपने बिना मतलब का गांधी जी को इंक्लूड कर दिया, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एक अलग विषय है, गांधी और अंबेडकर की विचारधारा, उसमें द्वंद्व है, वो एक अलग विषय है, ठीक है। आप संक्षिप्त क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये हो सकता है 38 नंबर का होता तो आप जिक्र कर सकते थे, एक पैराग्राफ लिखा जा सकता था। लेकिन 8 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में आप ये द्वंद्व क्यों दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सोचिए कि अगर वो जो चेक करने वाला है वो इन दोनों खेमों में से किसी एक पक्ष का हुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ नंबर जो है डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार की चीजों में क्यों उलझना है, नहीं उलझेंगे हम लोग, है ना, चालाकी से निकलेंगे, यहाँ से जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद ये लास्ट टाइम भी आपने उसका कौन सा एक प्रश्न लिखा था, उसमें इस तरीके का ही चार्ट बनाया था आपने, मुझको याद आ रहा है, शायद वो भूमिका वाला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों का भूमिका, उस पर आपने इसी तरीके का चार्ट बनाया था, नहीं वो था टैगोर वाला था, ठीक है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, टैगोर के सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद। बिल्कुल राष्ट्रवाद वाला, है ना। तो आपने इस तरीके का ग्राफ यूज किया था, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बेहतर अप्रोच है। इससे देखिए क्या होता है कि आपने यहीं पे विभिन्न वर्गों का और गतिविधियों को आपने, बाकी लोग भी देखें इन चीजों को, ठीक है। आप लोग इन शॉर्ट कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख भी लेंगे। इस तरीके से अगर बाइफरकेट कर देते हैं, उसके अलावा आप यहीं पे एक संक्षिप्त चार्ट बना देते हैं, तो बाकी आगे क्या होगा, सिंपल मैं समझ जाऊंगा ना, या जो कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि वो इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा किया गया होगा। अब यहीं से फ्रेम से ही पता चल जा रहा है कि आगे किन बातों का चर्चा किया गया होगा, ठीक है। तो ये मार्क्स बूस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कमी था, कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी की कमी का मतलब क्या है कि आपके पिछले पैराग्राफ और जो नए पैराग्राफ हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है बारंबारता की कमी है। बट ये चीज अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट होके पॉइंट में लिखते हैं तो ये कमियां आपकी छिप जाती हैं, ठीक है। तो ये विशेष है, अगर आप इस पे ध्यान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। फिर प्राचीन काल में शिक्षा, पश्चात शिक्षा का जिक्र, ये भी बढ़िया लिखा गया आप, ठीक है। और कुछ चीजें जो हैं आपको भी बताई गई थी, मैप वगैरह ऐड करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है इस प्रश्न का बेहतर प्रारूप में लिखा जा सकता था, लिखे आप ठीक ही हैं, फैक्ट तो मैंने बताया आपको कि सब वही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका प्रारूप थोड़ा बेहतर हो सकता है, ठीक है। जैसे किस तरह से सर? जैसे कि अभी तो बताया मैंने आपको कि आप इसमें मैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारंबारता सही से लिख सकते हैं, जैसे कई बार क्या हुआ है कि मतलब साल को जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा कीजिए, ठीक है। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके तो बाद मीन्स क्या जो हुआ। पॉलिसी जो आया है गवर्नमेंट का उसके अनुसार जो इंस्टीट्यूशन बना है उसको वहीं पे लिख देना है। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, यही तो प्रगति है। उसके कारण बिहार में क्या हुआ, है कि नहीं, उट डिस्पैच के कारण बिहार में क्या हुआ, सैंडलर्स आयोग के कारण बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। अब बिल्कुल अलग कर देंगे तो मुश्किल है ना, है ना। ठीक ठीक ठीक। वैसे भी आपको बिहार में शिक्षा का जो विकास हुआ उसको जिक्र करना है, तो वहां आपने वो कमीशन का जिक्र नहीं भी किया होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन उस कमीशन का जिक्र करते हुए बिहार में क्या चीजें बदली हैं वो लिखते जाएंगे तो बेहतर होगा, है ना, ये कहा जा रहा है, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके, और आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। ओके जी, पहले याद कर लें, कई बार देखिए सिनॉप्सिस आप खुद ही देखेंगे ना 4-5 बार, क्योंकि आपके द्वारा ही बनाया गया है वो, तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा वो, ठीक है। कुछ विशेष नहीं करना होगा उसके लिए, ठीक है। चलें आगे चलें, और कुछ कहना है क्या, आगे बढ़े बताइए सर। सोनू, सोनू कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप। मैं कुछ कहता हूँ 5 मिनट, उसके बाद फिर सर आगे का बात करें। सर 5 मिनट का समय है क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लीजिए, ऐसे भी समय हो ही गया, आप ही ले लीजिए सर आज फिर। ओह अच्छा, ओके सॉरी सर, है ना। नो नो, कोई कोई सुनिए सर, ओके कंटिन्यू करके देखिए, खत्म कर दीजिए इसको। जी बिल्कुल, देखिए पहला प्रश्न था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका, हम लोगों ने अभी बहुत सारी कॉपीज के माध्यम से इसका चर्चा कर लिया है, ठीक है। मैं कुछ की पॉइंट्स, कुछ मेन फैक्ट्स बता देता हूँ, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको जयप्रकाश नारायण की भूमिका बतानी है 1942 में तो आप क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले आप ये जिक्र कर सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। आप इसको, ये संक्षिप्त पॉइंट हुआ, अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं एक लाइन कि जब
महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का गिरफ्तारी कर लिया गया। ऐसी परिस्थिति में जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन को जारी रखा तथा गुप्त संगठनों का नेतृत्व किया। ठीक है, मतलब मेन पॉइंट, और उसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। अगला क्या लिखेंगे, कारागार से साहसिक पलायन। ठीक है, यानी क्या, 1943 में 1942 में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो फिर वो हजारीबाग जेल से जो है दिवाली की रात निकल आते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे युवाओं में क्रांतिकारियों को क्रांति को लेकर जो है प्रेरित करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये लिख सकते हैं। फिर सशक्त क्रांति की ओर झुकाव, इसमें क्या लिखेंगे, जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी विचारधारा के तहत अहिंसक संघर्ष के साथ साथ सशस्त्र विद्रोह की रणनीति को भी अपनाने की वकालत की। यानी वो गांधीवादी तो थे ही, है ना। जयप्रकाश नारायण जो है वो गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उनकी वाइफ जो है प्रभावती देवी, है ना, वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं। लेकिन फिर भी 1942 में क्या करते हैं, ये मतलब हिंसक आंदोलन की तरफ भी रुख करते हैं। तो आपको इसका जिक्र करना है। ठीक है, उन्होंने युवाओं और छात्रों को आंदोलन में जोड़ने के लिए कई अथक प्रयास किए। फिर आजाद हिंद फौज और समाजवादियों से संपर्क करते हैं, ये भी उनका योगदान है। वो कोशिश कर रहे थे कि वो सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के साथ संपर्क करें और आजाद दस्ता को उससे कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करें। उसमें भले ही वो असफल रहे, लेकिन आपको इसका जिक्र करना है। ठीक है, फिर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत, है ना, विद्रोह या संदेश देते हैं, ये भी उनका एक योगदान रहा। ठीक है, तो इतना लिखते हुए और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में केवल एक नेता ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी रणनीतिकार की भी रही। उनकी भूमिगत गतिविधियों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष ने भारत सरकार उसमें स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का प्रवाह किया। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये बेहतर आंसर होगा। अगला देखिए, राम मनोहर लोहिया के बारे में ये प्रश्न है, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं एक फ्रेम बता देता हूँ। इसमें लिखेंगे, है ना, राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला क्या लिखेंगे, वो भारतीय समाजवाद के पक्षधर थे। अब भारतीय समाजवाद क्या था, तो अभी मैंने जो अंकुर के कॉपी में दिखाया था आपको कि वो पूंजीवाद, फिर गांधीवाद और वो मार्क्सवाद, इन सब का एक सम्मिश्रण समाजवाद को लेके आए। और समाजवाद भी क्या, वो भारतीय समाजवाद, जो यूरोपियन प्रकृति का उसको नहीं बल्कि भारतीय प्रकृति के समाजवाद का की वकालत कर रहे हैं। फिर बताइएगा कि उनकी जो समाजवाद है, उनका समाजवाद वो 4 स्तंभों पर आधारित है। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी जनता की भागीदारी और लोकतंत्र की मजबूती। दूसरा है आर्थिक समानता, इसमें क्या है, तो गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक समानताओं को समाप्त करना। फिर सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में क्या बात करते हैं, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। फिर विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण जिससे स्थानीय शासन मजबूत हो सके। फिर चौथा पॉइंट दीजिएगा कि उन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। सप्त क्रांति में 7 चीजें क्या थी, जाति प्रथा का अंत, दूसरा है लैंगिक समानता, तीसरा है रंग भेद और नस्ल भेद का अंत, चौथा है नियंत्रित समाजवाद, पांचवा है शोषण मुक्त समाज, छठा है सैन्यवाद का विरोध और सातवां है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, उन्होंने समाजवाद और लोकतंत्र का समन्वय की वकालत की। उनका मानना था कि समाजवाद के लिए लोकतंत्र जो है वो एक मस्ट है, बिना लोकतंत्र के समाजवाद जो है वो नहीं स्थापित हो सकता है। इसके बारे में बात करते हैं। फिर आप कहिएगा कि वो नेहरू और कांग्रेस की जो विचारधाराएं थी उसका भी कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं। किन विचारधाराओं का, तो जो वो बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के बारे में जो कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उसका वो विरोध करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आई ट्राई, ओके, ठीक है। तो वो हैवी इंडस्ट्रीज की चर्चा करते हैं। इसके अलावा आप बताएंगे, ठीक है, कि वो जो है पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, सूक्ष्म उद्योग, है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सब का वकालत करते हैं। ठीक है, फिर कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं। सिंपल, आप जाइएगा पीआईबी के साइट पे, उसमें आप जो भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, उससे पहले 3 पेज का, मेरे पास वो है अभी, ठीक है, मैं आप फॉरवर्ड भी करवा दूंगा, 3 पेज का जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनके बारे में लिखा गया था। उसमें ही ये सारी चीजें लिखी गई थी, किसी भी मैगजीन में आपको मिल जाएगा। क्या क्या है, वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1970 और 1977 के आसपास। इससे पहले वो बिहार के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रहे। इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया, मुंगेरी लाल आयोग का चर्चा कीजिएगा। शिक्षा में सुधार करते हुए इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म करते हैं, भ्रष्टाचार और विलासिता का विरोध करते हैं, समाजवाद और पिछड़े वर्ग के मसीहा के रूप में सामने आते हैं, आपातकाल का विरोध करते हुए जो है ये जेल भी जाते हैं। ठीक है, फिर
मजदूरों और किसान संघर्षों की लड़ाई में भी वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। एक हाँ, ठीक है। इन्हीं कारणों से कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, शिक्षा सुधार एवं पिछड़ों का उत्थान था। उनका आरक्षण मॉडल, सादगीपूर्ण जीवन और संघर्षशील राजनीति आज भी मिसाल है। उनकी लोकप्रियता के कारण ही उन्हें मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये हो गया आंसर पूरा। सिर्फ की पॉइंट्स देते जाइएगा, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से नील विद्रोह, इसका कारण बताइएगा। पहला कारण क्या है? जबरन नील की खेती कराई जाती थी, कम दाम और ऊंची लागत थी, क्रूरता से शोषण किया जाता था। उसके बाद किसानों के न्यायिक संरक्षण का भी अभाव था। पांचवा पर्यावरणीय कारण बताइएगा कि नील की खेती से भूमि जो थी, मृदा, वो भी कम उपजाऊ हो जाती थी। फिर 1859 का जो नील विद्रोह है, वो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति से अपना प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। इतना लिखते हुए अंत में ये भी लिखिएगा कि बहुत विकराल था, बेहतरीन संघर्ष रहा। ये सब जो शब्द में ढालना है ढालिए। और इसके साथ आप ये जिक्र कर सकते हैं कि इसका जिक्र जो है नील दर्पण में किया गया है। ठीक है, राइटर का नाम दे दीजिएगा, हो गया खत्म। भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय में क्या क्या उनका विचार था तो बताइएगा। समानता और स्वतंत्रता था, जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, शिक्षा का अधिकार की वकालत करते थे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते थे ना, पिछड़ों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते थे। उसके बाद अधिकार आधारित समाज की बात करते थे, न्याय पर आधारित समाज, धर्म, जाति, लिंग भेद का से मुक्त समाज चाहते थे। और साथ में क्या लिखना है आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार उनके द्वारा लिखे गए किताबों तथा लेखों से प्राप्त होता है, जिनमें प्रमुख हैं एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, और कौन सा है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, तथा उनकी जीवनी। बताइए किन्हीं को अंबेडकर की जीवनी पता हो तो? क्या नाम था उनकी जीवनी का? अंबेडकर की जीवनी क्या है बताइए, किसी को नहीं पता है? वेटिंग फॉर ए वीजा, ठीक है, किताब का नाम क्या है? वेटिंग फॉर, बिल्कुल, है ना। इन चीजों को देखिए, ये फैक्ट आप सिंपल उनका विचार भी लिख देते तो पर्याप्त था। लेकिन ये 3 किताब का नाम जो है ना, आपके नंबर को 5 से 6 7 तक ले जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया संक्षिप्त क्वेश्चन का भाग। और हम लोगों ने इन सब का चर्चा कर ही रखा है 38 नंबर वाले प्रश्नों का। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम कीजिए। ठीक है, रोज कुछ नए सुधार लाइए अपने अंदर, आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, और अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए। इसमें आंसर अगर खत्म कर लेते हैं तो मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं क्या? देखिए, एक बात को समझिए, 2 चीज़ों को समझाना मैं चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन में कॉपी मिलती है, आप जानते हैं कि उसमें क्वेश्चन और आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ रहता है। उसमें कितने पेज रहते हैं, शॉर्ट में और लॉन्ग में? पेज का मतलब पेज नंबर 1, 2 दोनों साइड को काउंट करते हुए, ये बताइए मुझे कितने रहते हैं? सर ये आइडिया नहीं है मुझे सर। जो दिए हैं एग्ज़ाम वो बताइए। सर पेज तो 7 रहता है, बट 1 2 ऐसे करके 3 रहता है और एक तरफ और रहता है। 7 पेज लॉन्ग के लिए रहता है, शॉर्ट के लिए 2 पेज रहता है, बिल्कुल सही, दोनों तरफ का मिला के। करेक्ट आंसर है ये। सर आधा में प्रश्न नहीं आ जाता है तो 6.5 पेज के आसपास। हाँ, 7 बोल दीजिए, अब 6.5 क्या ही बोलूँ उसको। आधा में तो प्रश्न लिखा ही रहता है, 6.5 से 7 पेज। तो समझ लीजिए, ठीक है। तो कम से कम तो आप 6 पेज तो जरूर मान के चलेंगे अब कि 6 पेज लिखना है। और जो आप आंसर राइटिंग करें, कृपया करके आंसर राइटिंग बुकलेट खरीद लें, परचेज कर लें, उसी के बीच में आंसर राइटिंग करने का प्रैक्टिस करें। आपको प्रोवाइड करवाया भी गया है, उसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये कह रहे थे सर, आप जो कह रहे थे उसी को दोहराएंगे। कुछ लोग जब आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो वो सिंपल किसी भी पेज में लिख देते हैं। आप ध्यान रखिए कि अगर आप सिंपली किसी सादे पन्ने में भी लिखते हैं तो उसको दोनों तरफ से पहले मोड़ लें थोड़ा। ठीक है, आप उसी अनुरूप खुद को अभी से नहीं ढालेंगे। ठीक है, आप समझिए कि आप एक सिंपल पेज में लिखते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ से मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ है, तो आपका एक लाइन जो है वो एग्जाम हॉल की जो कॉपी है उससे कहीं ना कहीं बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका प्रैक्टिस कैसा हो जाएगा, उसी अनुरूप होगा। अगर अभी से ही आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो जो छोटी बारीकियां हैं उस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे किन्हीं का एक ही पेज में समाप्त हो जा रहा है आंसर, तो आप क्या करेंगे, मार्जिन से थोड़ा थोड़ा स्पेस थोड़ा और छोड़ देंगे अपने तरफ से, फिर लिखेंगे। अपने शब्दों का आकार उसको बड़ा कर लेंगे, ऑटोमेटिक है वो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? ये सारी चीजें अभी से ही आप लोग ढाल लें अपने अंदर। टू द पॉइंट होने पर 4 पेज में भी वो 21
बिल्कुल मिलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको, है ना, क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं। 6 पेज लिख के और कहानी बना के आ गए, निरर्थक बातें लिख के आ गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। 3.5 पेज में भी अगर आपने बेहतर आंसर लिख दिया, अपनी सारी बातें लिख दी हैं, तो वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक नहीं, है? सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये भी है कि 21 पॉइंट कुछ ही मिला है, 28 और 29 क्यों नहीं मिल सकता है? अगर आप क्वालिटी के साथ साथ पूरे 6 या 7 पेज को भरेंगे तो। बिल्कुल, इसलिए आप अपना मैक्सिमम प्रयास देने का, एफर्ट लगाने का प्रयास करें, क्वालिटी भी बढ़ाएं, साथ के साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज करें। वो पेज खाली छोड़ के आना कतई सलाह नहीं है कि 21 नंबर मिल गया। 28 मिल सकता था, 24 मिल सकता था, 29 मिल सकता था, 22 मिल सकता था, ये भी तो मिलता। तो आप कॉपी को ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो अच्छा संदेश नहीं है, आप उसको भर दीजिए कम से कम पूरा। हाँ, लेकिन क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है कि क्वालिटी कुछ नहीं है, बस भरे जा रहे हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उन चीजों का। एक आंसर जो है आज बहुत बढ़िया मिला था सर, ठीक है? तो हाँ, मैं स्पेशल इसको डिनोट कर रहा हूँ। किनकी कॉपी है ये? ये है क्या? किनकी कॉपी है? पर इसको आंसर स्क्रॉल कीजिए ना। बिल्कुल, ये है क्या आपकी कॉपी है? यस सर, मेरी है। ठीक है, तो इसमें जो एक क्वेश्चन है आपके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बिहार में महिलाओं के योगदान की समीक्षा, ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। इसमें जो भी संतुलन होना चाहिए था एक बढ़िया आंसर में, ये सब था इसमें। इन्होंने विभिन्न जो बिहार में आंदोलन हुए हैं उन सब का जिक्र किया। इसके अलावा बहुत सारी जो महिलाएं हैं, ठीक है, सबका नाम दे के उनके द्वारा क्या विशेष किया गया है, उन सब का जिक्र किया है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने शुरू में ही ये 2 भागों में डिवाइड किया है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। फिर यहाँ पे आंदोलन, अलग-अलग जो आंदोलन हुए उसका जिक्र करती हैं। फिर हर आंदोलन पे छोटा-छोटा पैराग्राफ बना रही हैं, ठीक है? जैसे देखिए, पहला आंदोलन असहयोग से अगर ये शुरू करती हैं, तो असहयोग में सरला देवी, उनके द्वारा वस्त्र बहिष्कार, फिर सावित्री देवी के द्वारा, ठीक है, जो किया गया है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध, उसका ज़िक्र की हैं। फिर यहीं पे देखिए पटना में उर्मिला देवी, इनका ज़िक्र करती हैं। अब गौर कीजिएगा कि जो भी महिलाओं के द्वारा योगदान दिया गया, वो तो लिख ही रही हैं, साथ में नाम भी दे रही हैं। यानी ये जो फैक्ट्स है, ठीक है, वो कहीं न कहीं आपको बूस्ट कर रहा है आपके मार्क्स को। फिर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी, फिर अन्य महिलाओं का नाम इधर दे दी हैं, है कि नहीं? फिर सरस्वती देवी, फिर आगे देखिए गौरीदास, श्रीमती हसन इमाम, है कि नहीं? फिर आगे देखिए राम स्वरूप देवी का उन्होंने ज़िक्र किया है। फिर आगे आ जाती हैं भारत छोड़ो आंदोलन में, तो इसमें महिलाओं के द्वारा चरखा समिति, राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी। अब देखिए ये एडिशनल फैक्ट्स भी जोड़ते जा रही हैं, है ना? तो ये कहीं न कहीं मार्क्स में दिखेगा ना, तो बाकी लोगों को अगर कहीं 18-19 मिल रहा है, तो आपको देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिले होंगे, ठीक है? तो इस प्रश्न में इनको 22 नंबर मिला, जो कि बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है? अभी जो मार्क्स देने का बेसिस आपका इस तरीके का आंसर आप एग्जाम हॉल में लिख के आएँगे, तो संभवतः आपको 25-26 नंबर मिलेगा, ठीक है? ओके सर, ये एक विशेष था। इसी तरीके से बाकी लोग भी कुछ बेहतर करेंगे, तो यहाँ साझा किया जाएगा, ठीक है? और सब लोगों को फ़ायदा होगा इससे। ऐसे ऐसे जो कुछ अच्छे कॉपी है ना सर, उसको पिन कर दिया करेंगे, ताकि सब बिल्कुल, लोग पढ़ सकें। और हम लोगों का तो ये रहता है कि आप खोल खोल के कुछ कॉपी को जरूर पढ़ें ग्रुप से, इसलिए सब सारे कॉपी एक जगह आपके ग्रुप में रहती ही हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किन्होंने किस किस डायमेंशन में क्या लिखा है ये आपको पता चलेगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, कॉपी को कम से कम कुछ कॉपी को जरूर खोलिए, उसको देखिए, पढ़िए। और जिनका अच्छा कॉपी होगा 2-4 कॉपी को वो हम लोग नोट कर दिया करेंगे, पिन कर दिया करेंगे। बात है कि पिन एक बार में एक ही होता है, समस्या ये है। तो 3-4 करके वो कुछ हिंदी मीडियम का, कुछ इंग्लिश मीडियम का कर दिया जाएगा। डिडक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है, मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है आपका, ठीक यूपीएससी है? में होता है, यहाँ तो अभी तक तो इन लोगों ने नहीं किया है। बिल्कुल, और जी। आप समझिए कि एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने के चक्कर में फिर आपका कोई ना क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट में कंप्रोमाइज करेगा, इसलिए ज्यादा वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं। अपना सर काम की जितनी चीजें उतनी ही लिखनी है, जितना वर्ड लिमिट है उससे उससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि कोई क्वेश्चन एक फिर चीज़ अगर और छूट गया एक क्वेश्चन तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है? कि जैसे आप गौर करेंगे 38 नंबर का जो प्रश्न रहता है, उसमें आपको 6 पेज दिया जाता है, ठीक है? तो 6 पेज में आप सोचिए कि एक 38 मार्क्स का आंसर जो है ना, वो मैक्सिमम 400 वर्ड्स तक होना चाहिए, 350 से 400 वर्ड्स, ठीक है? अब सोचिए कि कितने पेजों में ये 400 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। 4 पेज में, ठीक है? अगर बहुत फैला के लिखेंगे 4.5 जाएगा, अगर कोई बहुत स्ट्रेन, है ना,
कंप्रेस करके लिखेंगे तो 3.5 पेज में ही हो जाएगा, तो फिर ये 6 पेज क्यों दिया गया है? ठीक है, आप ये समझिए। उसी तरीके से जो 2 पेज दिया जाता है आपको 8 नंबर वाले प्रश्न में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पेज भर देना है। ठीक है, अगर आपका जो पूरा बात है वो 1 पेज में ही हो जाता है, 1.5 पेज में ही हो जाता है, ठीक है, तो वो भी पर्याप्त है। ये कभी ये नहीं माना जाए कि अगर आपको पेज दिया गया तो आपको पूरा का पूरा भरना ही है। कुछ लोग भर देते हैं, ठीक है, तो अगर बेहतर लिखनी है, आपकी शैली अच्छा है, स्पीड अच्छा है, तो आप भर भी सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं मानिए कि अगर आपको उतना पेज दिया गया है तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर आपकी बातें 4, 3.5 पेज, 4.5 पेज में खत्म हो जाती हैं तो वो भी पर्याप्त है। ठीक है जी सर, है ना? बिल्कुल। देखिए, आपका वो जो है कि डीआई के लिए आपको बुक का पीडीएफ दे दिया गया है, उसको आप लोग परचेज कर लें। हम बार-बार सलाह देता हूँ कि सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आदत मत लगाइए। जिनके पास नहीं हो पाता है बुक अवेलेबल, वही लोग पीडीएफ से पढ़ें, अदरवाइज वो बुक खरीद लें। उससे क्वेश्चन आपको वीक में 2-3 देना स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आज ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है, और आप लोग धीरे-धीरे उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर जो है कि वो डीआई धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिए, डीआई एक ऐसा चीज है जिसको कि अभी ही प्रैक्टिस करके रख लेने का है। अगर आप स्टार्टिंग में डीआई प्रैक्टिस करके रख लेंगे तो बाद में एग्जामिनेशन के समय आप करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है? आईआर पे आप ध्यान दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें करंट से जुड़ेंगी उसका मटेरियल धीरे धीरे हम लोग भी बना रहे हैं, मार्केट में भी अवेलेबल होगा आपको। तो जो चीजें बाद में जुड़ेंगी तो वो चीजें बाद में ही जोड़ी जाएंगी। अभी कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे हम हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो चूंकि करंट के डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, अभी अभी फरवरी में करंट की घटनाएं घटेंगी, मार्च में घटनाएं घटेंगी, अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो एटलीस्ट मिड मार्च तक की घटनाओं को तो वो कवर करेंगे अपने करंट अफेयर्स में। तो उन घटनाओं को एक साथ उस समय पढ़ने में बहुत आसानी होगा। अभी करंट अफेयर के लिए हाई तौबा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल अवेलेबल हो ही जाता है, आपको डेली पेपर मिल रहा है पढ़ने के लिए। पेपर एकदम डेली पढ़ें, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल और दैनिक जागरण का कुछ एडिटोरियल, जो हिंदी में कुछ अच्छे एडिटोरियल हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हिंदी में भी एडिटोरियल मिल रहा है, इंग्लिश में भी मिल रहा है, उसको आप पढ़ते रहें। उसके बाद करंट अफेयर के बहुत सारे जो है कि क्लासेस लेकर के आपको सारे करंट अफेयर की समस्याओं को लगभग लगभग दूर करने का प्रयास कर दिया जाएगा। तो मेरा कहना क्या है कि जो स्टैटिक चीजें हैं, जो कभी नहीं बदलने वाली है, उनको अभी जल्दी जल्दी फरवरी में निपटा करके आप बिल्कुल रख दीजिए। इसमें फिर वो नहीं होना चाहिए कि लास्ट में हमारा डीआई छूट रहा है, डीआई बनाने में टाइम लगा रहे हैं, ये सब लास्ट में आप ना करें, अभी आप करके रख लें। दूसरा सलाह कि फरवरी तक आप कंटेंट पढ़ने में ज्यादा ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 2-2 इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं। शनिवार रविवार वहां टेस्ट दे रहे हैं, बुधवार को वहां टेस्ट दे रहे हैं, फिर मेरे यहाँ बुधवार शनिवार को टेस्ट दे रहे हैं। वो टेस्ट देके ही उसका जीवन खत्म होते जा रहा है। कृपया अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो टेस्ट देना कम करें, टेस्ट का क्वेश्चन रख लें, उसको बाद में लिख लें। अभी आप अपने कंटेंट को एनरिच करने का बिल्कुल प्रयास करें। टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट उपयोग तभी होता है जब आपके पास कंटेंट रहता है। तो एक टेस्ट सप्ताह में काफी है, उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट कौन देगा? जो 69 में पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, 1-2 नंबर से छूटा हुआ है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, यूपीएससी का मेंस दे रखा है, उसके लिए टेस्ट अभी बहुत नेसेसरी है। आपके लिए क्या है कि पहले कंटेंट को पढ़ना, जानना, समझना, उसके बाद फिर टेस्ट देना, तब टेस्ट का सही सदुपयोग होगा। ठीक है? तो आप इन चीजों को खरीद लेंगे। वो डीआई वाला बुक का पीडीएफ भी अवेलेबल हो ही गया है, लेकिन मेरा तो सलाह हमेशा रहता है कि आप बुक खरीदें, बुक परचेज करें। और 2 बातें कि बिहार स्पेशल के एसे का आज जो है कि लोकोक्तियों का कुछ संग्रह आपको दिया गया है। अभी तो डिस्कस करने का टाइम नहीं है। ये एक छोटा-सा ट्रेलर है। ये जो है ना डेमो पीडीएफ डाला गया है। पेड ग्रुप में इसका पूरा लंबा-सा पीडीएफ बन के जाएगा, और भी जो संस्कृति मंत्रालय के तरफ से रहता है, बिहार में जो अंगिका में पुस्तक छपती है, मगही में पुस्तकें छपती है, वो क्या कहते हैं, जो मिथिला के क्षेत्र में मैथिली में पुस्तकें छपती है, उनमें बहुत सारी लोकोक्तियां होती हैं, कहावतें होती हैं। उन सब का कलेक्शन आपको धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहला काम क्या है? एसे लिखने में जो सेक्शन 3 का एसे बिहार वाला सेक्शन है, उसमें क्या करना होगा आपको? सबसे पहला काम है कि उसके एसे को, जो लोकोक्तियां दिया गया है, उसको डिकोड करना। मैं कुछ एग्जांपल एक आध आपको देता हूं स्क्रीन पे, ताकि आप चीजों को समझ सकें। जस्ट वेट करें। एगो हर्रो गांव भरी खोखी, क्या होगा इसका मतलब? मतलब कोई मतलब एक संसाधन है बहुत तो कम है, लेकिन को लेकर के सारे लोग परेशान हो रहे हैं।
इस टाइप से। एक देखिए, सबसे पहले प्रयास कीजिए एक लाइन में समझाने का इसको। एक लाइन में इसका क्या मतलब होगा, कोई बताइए? सर संसाधन की समाधान कमी है एक ही और है लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारा है। देखिए, इसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो एक कहावत सुने होंगे कि एक अनार 100 बीमार, है ना? या ढोल पीटने वाली भी बात हो सकती है ना। नहीं नहीं, ढोल पीटने वाली बात इसमें नहीं होगी। एक अनार 100 बीमार का क्या मतलब होता है कि चीज एक ही है, सब जैसे कि सांसद का पोस्ट एक ही है, प्रधानमंत्री का पोस्ट एक ही है, सब उसके लिए लड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर सर इसमें कर सकते। हाँ, वो एंगल आप जोड़ते रहेंगे। बस मैं अभी क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि इन सभी जितने भी ये लोकोक्तियां होती है उसको याद करना, याद करने के साथ साथ उसका मीनिंग को याद करते चले जाना। अगर आप 500-600 लोकोक्ति ऐसा याद कर लेंगे ना तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और देखिए, जैसे ही इसका आप मीनिंग को डिकोड करते हैं, ये क्वेश्चन कितना आसान हो जा रहा है आपके लिए। अब आप एगो हर्रो गांव भरी खोखी, इसको जैसे ही आप डिकोड किए तो अब क्या बन गया कि एक अनार 100 बीमार। अब आप समझ गए हैं कि मीनिंग क्या है, कि एक पोस्ट के लिए लड़ाई हो रही है। ये मामला कॉलेज के दिनों में भी हुआ करता था, शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, सर हर्रे मतलब क्या होता है सर? बता रहे हैं, पहले समझ में आया ना बात कि ये चीजें कॉलेज में भी हुआ करती थी। ठीक, बताते हैं अभी भी होगी। अब हो रहा है तो पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर देखो बताता हूँ क्या मीनिंग है। चलो, हर्रो मतलब होता है क्या है ना कि एक टाइप का वो मेडिसिन टाइप का होता है। ठीक है, उसको चबाने से खोखी खांसी जो है ना वो खत्म हो जाता है। नहीं, मीठा मीठा लगता है, मीठा मीठा लगता है। अच्छा तो हाँ हाँ हाँ, समझ में आया सर, समझ में वही आया। वही है, वही है ये हर्रो। ठीक है, अब हाँ, हर मीठा लगता है, पानी पीने के बाद वो मीठा लगता है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वही है। देखो समझो, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसमें एक भी ऐसा शब्द अगर नहीं मिले आपको कि जिसका कि आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो ये चीजें और आसान हो जाती है। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा, जस्ट एक सेकंड वेट करेंगे। देखिए, ये क्या है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? अगर आपको कोई ऐसी लोकोक्ति मिलती है जिसमें कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका की जानकारी आपको नहीं है, इसका मतलब वो लोकोक्ति बहुत ज्यादा आसान है। उसको आप तारतम्यता से जोड़ने का प्रयास कीजिए। कह क्या रहा है, गेहूं हीरा चोर, गेहूं खीरा चोर। अब देखिए, गेहूं मतलब समझ रहे हैं कौन, हीरा मतलब डायमंड, चोर मतलब चोर, गेहूं मतलब कौन, खीरा मतलब खाने वाला खीरा, चोर मतलब चोर। स्पष्ट। इसमें एक भी ऐसा लाइन है, एक भी ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग पता नहीं आपको है तो बोले बताइए। इतना ये हो गया ना, तो इसको डिकोड करना बहुत आसान। इसको 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार एग्जामिनेशन में पढ़िए पहले। गेहूं हीरा चोर, गेहूं खीरा इसका चोर। मतलब यही हुआ ना सर, कोई संसद में जाके चोरी कर रहा है, कोई पॉकेट मारी कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मतलब ये वो नहीं अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। नहीं। इसका मतलब देखिए, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है। अब इसको मन में सोचिए, इसका बहुत कंटेक्स्ट खोजिए। एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। तो गेहूं हीरा चोर, गेहूं खीरा चोर, कहने का मतलब क्या है? चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, नैतिक रूप से सारा चोरी क्या है? गलत है ना? चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, नैतिक रूप से क्या है? वो सारा चोरी क्या है? गलत है। कोई हीरा चुरा रहा है चाहे कोई खीरा चुरा रहा है, चोरी तो चोरी हुआ ना। समझ में आया मतलब? क्लियर है? सर इसका मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल है या फिर और एक छोटा चोर है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है तो गलत ही ना। छोटा चोर है या बड़ा चोर है, वो तो कह ही रहा है कि कोई हीरा चुरा रहा है तो वो बड़ा चोर होगा, खीरा चुरा रहा है छोटा चोर होगा। लेकिन है तो चोरी। चोरी छोटी हो चाहे बड़ी, वो क्या है? गलत है। जो गांव में कहावत कही जाती है उसका उस कंटेक्स्ट में क्या मतलब है, ये पता करना होगा आपको। हम लोग उसको उस नहीं, डायरेक्शन में सोचने की कोशिश अगर करेंगे जिसको अगर नहीं सिनेप्टिक क्या सुने होगा। हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 500-600 लोकोक्ति को याद कर लीजिए। इसीलिए ये बहुत समय से पहले आपको लिख लिख के दिया जा रहा है, इसी बात के लिए। ठीक है, चलिए सर कुछ एक और बात बोलनी टोटल थी। कितना लोकोक्ति होगा?